हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पार्ट नंबर 11 जो देखकर भी नहीं देखते पढ़ेंगे आज। ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है हमने चैप्टर 6 तक पढ़ा था। अभी हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स छोड़े हैं। उसकी वजह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि हमारा सिलेबस 30% कम किया गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स। जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में सिलेबस 30% कम किया गया है, इसी तरह हमने भी 30% सिलेबस को कम किया है। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? उसका जवाब क्या मिला? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। यानी इस तरह के आंसर्स मुझे मिलते रहते हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। यानी जो लिख रही हैं वो क्या है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी मुझे सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। यानी ये तमाम चीज़ें हैं जंगल में। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, मगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देख कर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यानी जो चीज़ें हैं हम उससे पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठाते। यानी हमारे पास आँखें हैं तो हम आँखों से ये तमाम कुदरत के नज़ारे अच्छी तरह नहीं देख पाते। आगे यहाँ लिखा था, अभी हमने पढ़ा था, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो हमेशा हमें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए जो हमारे पास है। जो चीज़ नहीं है उसकी आस नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हाँ कोशिश करते रहो अगर आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ नहीं है उसकी उम्मीद में बैठे रहना और जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल पूरी तरह ना करना, ये गलत है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत ये नियामत उर्दू का वर्ड है नियामत, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को
खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इंद्रधनुषी रंगों क्यों कहा गया है? क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और उन्हीं 7 रंगों से मिलकर बहुत सारे रंग बनते हैं। तो जो हम देख पाते हैं वो तमाम रंग, ये हेलन केलर की ये लिखी हुई कहानी है, ये बात है जो हमने पढ़ी है। अब हेलन केलर के बारे में लिखा हुआ है, लेखिका के बारे में जो लिखती हैं। हेलन केलर 1880-1968 अमेरिका में एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वो लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थीं हेलन केलर। जब वो 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं, यानी दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में इस किताब का ट्रांसलेशन हुआ है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। बताइए कितनी बेहतरीन किताब होगी। फिर इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थीं, यानी इंडिया भी वो आकर जा चुकी हैं। हेलन केलर, आप जान चुके होंगे हेलन केलर कौन थी। हेलन केलर के बारे में आपने अच्छी तरह समझा और पढ़ा। अब इन तमाम सवालों के जवाबात मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, और आप उनसे कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ भाषा की बात है। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे दिए कुछ और शब्द दिए गए हैं। बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसका लिख देंगे। किस चीज़ का चिकना स्पर्श होता है? हम चिकना फर्श कह सकते हैं, फर्श अक्सर हमारा चिकना होता है, ठीक है। मुलायम, किसका स्पर्श हो सकता है? मुलायम हमारा तकिया होता है, ठीक है, तकिया लिख सकते हैं। सख्त क्या चीज़ होती है? कोई चीज़ जिसका स्पर्श सख्त होता हो। ईंट लिख सकते हैं, ईंट कैसी है? सख्त है, ठीक है। चिपचिपा हमारा गोंद हो सकता है, यानी ग्लू, हम चिपचिपा कह सकते हैं उसको। खुरदरा, खुरदरा क्या हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोड देख सकते हैं, रोड क्या है? खुरदरा है, ठीक है। और भुरभुरा, भुरभुरा कैसा होता है? भुरभुरा आप ना वो खुरदरा होता है और ना ही चिकना होता है, तो हम उसको भुरभुरा कह सकते हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल आप खुद सोच कर लिखिएगा, सोचना है और आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो आप ये तमाम काम खुद करेंगे। इसके आगे, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संख्या और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। ये जो वर्ड्स हैं इनमें आपको पहचानना है और लिखना है। ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे ध्यान से और करने की कोशिश करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
लेकिन करना आपको किस में है, होमवर्क कॉपी में करना है। जो फेयर कॉपी के लिए मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आपको उससे पीडीएफ्स के ज़रिए आपको खुद करना है, किस में, फेयर कॉपी में। अभी मैं आपको जो ये काम दे रहा हूँ यानी होमवर्क के लिए, ये आपको पढ़ना है और समझकर आपको करना है, ठीक है। और जो मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा वो आपको क्या, उस पीडीएफ से आपको फेयर कॉपी में काम करना है। क्लियर हो गई बात? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।